कहानी की शुरुआत में हम भीषण जंग के दृश्य को देखते हैं जिसमें चारों ओर तबाही का मंजर है और हर तरफ से मशीन गन फायर हो रही है। जगह जगह पर लैंड माइंस ब्लास्ट हो रही हैं। फिर भीषण हमला होने से एक फौज मैदान छोड़कर पीछे भागती है और एक सैनिक ऐसा है जो मरे हुए सैनिकों के खत को इकट्ठा करता है जो उन्होंने अपने घर वालों को लिखे हुए थे। इसी भीषण जंग के बीच रोज हजारों सैनिकों के खत उनके घर वालों को भेजे जा रहे हैं और उनमें से कई खत ऐसे होते थे जिनमें उनकी मौत की खबर लिखी होती थी। अब हम अब्राहम डेविड को देखते हैं जो चल रही जंग में जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड लीना के साथ समय बिता रहा है और वह उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। वहां से जाते वक्त कहता है कि जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें खत लिखूंगा। लीना जो मिडिल क्लास फैमिली से है, उसकी माँ चाहती है कि लीना घर के काम में मदद करे क्योंकि डेविड अमीर घर से ताल्लुक रखता है और समाज के लोग उनकी शादी नहीं होने देंगे। रात में डेविड के घर पर पार्टी होती है और खाना बनाने का ऑर्डर लीना की फैमिली को मिलता है जिससे ये लोग खाना डिलीवर और सर्व करते हैं। इसी बीच में डेविड लीना को घर से बाहर ले जाता है और उसे प्रपोज करता है ताकि लीना उसे किस कर सके। इतने में लीना की माँ आ जाती है और वह डेविड से कहती है कि अगर मेरी बेटी से प्यार करते हो तो अपने घर वालों के साथ हमारे घर पर आकर उसका हाथ मांगो। जिससे डेविड कहता है कि मैं जंग से वापस आकर सबसे पहले यही काम करूंगा। अब हम पोस्टमैन को देखते हैं जो लोगों के पोस्ट को डिलीवर कर रहा है। तभी एक महिला रोते हुए कहती है, क्या मेरे बच्चों की कोई खबर है? फिर वह उसे लेटर देकर चला जाता है। इधर लीना भी डेविड के लेटर का इंतजार कर रही है जो जंग में चला गया है। इसी जंग के बीच महिलाओं को भी देश की सेवा करने के लिए मौका दिया जा रहा है क्योंकि वे कई कामों में देश की मदद कर सकती हैं। फिर लीना घर आती है और उसकी माँ उसे डेविड के परिवार का खत देती है जिसे पढ़कर लीना रोने लगती है क्योंकि खत में डेविड के लापता होने के बारे में लिखा है। अब कई हफ्तों तक दुख मनाने के बाद एक दिन लीना अपनी माँ से कहती है कि वह आर्मी में भर्ती होकर हिटलर से लड़ना चाहती है क्योंकि उसके घर वालों के पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं है। फिर लीना को उसकी माँ और दादी स्टेशन तक छोड़ने के लिए आते हैं। ट्रेन में लीना को बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं और ये भी आर्मी में भर्ती होने के लिए जा रही हैं। फिर सभी लड़कियों को जॉर्जिया के हेडक्वार्टर में लाया जाता है जहाँ पर सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर उन्हें यूनिफॉर्म देकर बेड अलॉट किए जाते हैं। तभी निग्रो यूनिट की कमांडर अफसर एडम्स आकर रूल्स समझाती है और साथ में यह भी बताती है कि यहाँ पर हम सब निग्रो हैं, इसलिए गोरे लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं तुम लोग उन सुविधाओं की कभी भी उम्मीद मत रखना। फिर अगले दिन से सभी लड़कियों की कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। तभी हम यूएस प्रेसिडेंट हाउस को देखते हैं जिसके बाहर एक महिला प्रेसिडेंट से मिलने का इंतजार कर रही है। तभी लेडी रूमैन की नजर उस महिला पर जाती है और वह उससे मिलने के लिए जाती है। महिला बताती है कि उसके 2 बेटे 3 साल पहले जंग में गए थे लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है। रूमैन कहती है कि उन्हें खत लिखिए, जिससे महिला बताती है कि मैंने कई सारे खत लिखे लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। ये सुनकर लेडी रूमैन को बहुत आश्चर्य होता है। महिला कहती है कि मैडम यह हालत पूरे देश की है, ना तो खत भेजे जा रहे हैं और ना ही उनके जवाब आ रहे हैं। ऐसा सुनकर रूमैन उस महिला को प्रेसिडेंट हाउस में लेकर आती है। दूसरी ओर निग्रो यूनिट की कमांडर एडम्स अपने सीनियर अधिकारी को बताती है कि उनकी कमांड की लड़कियां जंग में जाने के लिए तैयार हैं, फिर भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। लेकिन सीनियर अफसर उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी ओर रूमैन खत न मिलने की समस्या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को बताती है जिससे प्रेसिडेंट आर्मी के जनरलों से मीटिंग करते हैं जहां वे बताते हैं कि खत पहुंचाने का सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि सारे वाहनों को फ्रंट लाइन पर सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए खत समय पर नहीं पहुंच रहे और अब लाखों खत इकट्ठा हो चुके हैं। वे कहते हैं कि फ्रंट लाइन पर सैनिकों तक सामान पहुंचाना हमारी सबसे मैन जिम्मेदारी है। तब लेडी रूमैन कहती हैं कि आपको भी यह समझना होगा कि घर से आने वाले खत को सैनिकों तक पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना उनका सामान, और उसी से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। तभी मैरी मैक्लेयर बथून प्रेसिडेंट को बताती है कि पूरे देश का यही हाल है, सभी सैनिकों के माँ बाप परेशान हैं कि उनके बच्चों के खत आखिर उन्हें क्यों नहीं मिल रहे। तब आर्मी जनरल कहते हैं कि देखो यह बहुत मुश्किल काम है क्योंकि देश भर के सैनिकों के खत को सही तरीके से बांटना और डिस्पैच करना बहुत कठिन काम है, जिससे मैक्लेयर बथून जनरल को बताती है कि विमेंस आर्मी कोर की निग्रो यूनिट यह काम कर सकती है और वे सभी खत डिलीवर करके दिखाएंगी। इधर आर्मी हेडक्वार्टर में सभी सैनिक मिलकर मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहां पर गोरे अफसर आकर निग्रो यूनिट की लड़कियों को पीछे बैठने के लिए कहते हैं जिसमें बहस हो जाती है और एडम्स इनकी शिकायत करने जाती है तो उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे ऑर्डर आ चुके हैं जिससे तुम्हें मेजर बनाया गया है और तुम और तुम्हारी 6888 की बटालियन यूरोप जा रही है। मेजर एडम्स को प्लेन से और उनके सैनिकों को जहाज से समुद्र के रास्ते यूरोप भेजा जाएगा। तभी मेजर एडम्स को पता चलता है कि उन्हें पोस्टल बटालियन के तौर पर काम करना होगा। यूरोप पहुंचकर मेजर एडम्स की मुलाकात जनरल से होती है जहां जनरल एडम्स का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बटालियन अभी जहाज में है, अगर जर्मन सैनिकों ने जहाज में हमला किया तो वे पानी में ही समा जाएंगे। जिससे मेजर एडम्स चुपचाप जनरल की बातें सुनती हैं। फिर जनरल कहते हैं कि तुम्हारी बटालियन के आते ही उन सबको मार्च करना होगा। दूसरी ओर समुद्र में तेज तूफान आता है जिसके कारण जहाज में मौजूद महिला सैनिकों की हालत बेहद खराब हो रही है और 855 महिला सैनिकों को बिना मिलिट्री एस्कॉर्ट के सिविलियन जहाज में भेजा गया है। जहाज में कई महिलाएं लगातार उल्टी कर रही हैं और इधर यूरोप में मेजर को अपनी बटालियन की काफी फिक्र हो रही है। वह कैप्टन से बात करती है कि खत भेजने जैसे छोटे काम के लिए हमें क्यों चुना गया, क्या इससे हम अपने आप को साबित कर पाएंगे। फिर कुछ देर बाद
बाद मेजर एडम्स अपनी साथी के साथ पोस्टल ऑफिस जाती है, जहाँ पर 2 सैनिक दरवाजा खोलते हैं और एडम्स खत के इन ढेरों को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि प्लेन को रखने वाले हैंगर में लाखों खत रखे हुए हैं। सैनिक उन्हें बताते हैं कि इसी प्रकार से सभी हैंगर खतों से भरे हुए हैं। फिर अगली सुबह महिला बटालियन का जहाज ग्लासगो पहुंचता है। जहाज से बाहर आते ही एडम्स अपनी 6888 की बटालियन को बताती कि जनरल के कहने पर सभी को मार्च करना होगा, जिससे सभी महिला सैनिक मार्च पास करते हुए शहर से गुजरती हैं और आर्मी जनरल को सलामी देती हैं। अब पोस्टल ऑफिस में आकर मेजर एडम्स अपने सैनिकों को बताती है कि यह खत पिछले 10 महीने से यहीं पर पड़े हैं और यहाँ के सभी एयरप्लेन हैंगर्स में ये खत रखे हुए हैं और इस जंग में लड़ने वाले सिपाहियों को उनके घर की खबर नहीं मिल रही और उनके घर वालों को अपने बच्चों की खबर नहीं मिल रही कि वे जंग में किस हाल में हैं। फिर मेजर एडम्स कहती हैं कि यह काम हमें करना होगा, क्योंकि पहले भी कुछ लोगों ने इस काम को करने की कोशिश की लेकिन वे इसे नहीं कर पाए, इसलिए हमें इस काम को करने के लिए बुलाया गया है। हमें सिर्फ 6 महीने दिए गए हैं, जो कि काफी कम है। हमें मिशन की तरह इस काम को करना होगा। मेजर बताती है कि हमारे ड्राइवर सबसे पहले हैंगर्स पर आएंगे, वे खत उठाएंगे और आर्मी नंबर के हिसाब से ट्रकों में रखेंगे, जिसके बाद उन सभी खतों को होम बच पर लाया जाएगा, जो एक स्कूल में बनाया गया है। अब हम किंग एडवर्ड स्कूल को देखते हैं, जो 6888 की बटालियन का बेस है। स्कूल बुरी तरह से तबाह हो चुका है, वहाँ कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। मेजर एडम्स कहती हैं कि हमें झोपड़ियों में रहने की आदत है, जहाँ कोई सहूलियत नहीं होती थी, और फिर सभी महिलाएं सफाई का काम शुरू करती हैं और स्कूल को ठीक करती हैं। एक ही दिन में सारा काम खत्म करने के बाद दूसरे दिन से वहाँ पर सैनिकों के खत को लाना शुरू कर दिया जाता है। लीना भी यहीं पर काम कर रही है। उसे अभी भी डेविड की बहुत याद आती है और उसे लगता है कि शायद यहीं पर डेविड का खत उसे मिलेगा। धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं और मेजर एडम्स और उनकी टीम ने लगभग 57,000 से ज्यादा खत डिलीवर कर दिए हैं। तभी आर्मी जनरल का खत उन्हें मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि आपके द्वारा भेजे हुए खत डिलीवरी करने योग्य नहीं थे, इसलिए उन्हें वापस भेज रहे हैं। साथ में यह भी आदेश दिया जाता है कि आने वाले वीकेंड्स पर उनकी बटालियन निग्रो सिपाहियों का मनोरंजन भी करे। फिर वीकेंड पर निग्रो सैनिक आपस में पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर लीना को एक सैनिक प्रपोज करता है और तभी लीना को डेविड की याद आ जाती है, जिससे वह रोते हुए बाहर आती है। फिर वह सैनिक भी उसके पीछे आता है और बताता है कि मैं फ्रंट लाइन पर जाकर आया हूँ, जहाँ मुझे सप्लाई डिलीवर करने के लिए भेजा गया था। वहाँ बहुत बुरा हाल था और वापस तुम्हें यहाँ पर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लीना भी डेविड के बारे में बताती है, जिससे वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। तभी पार्टी में मेजर एडम्स के पास एक अफसर आकर कहता है कि मुझे आपकी मदद के लिए भेजा गया है। फिर अगली सुबह काम शुरू होता है। तभी एक अफसर आकर बताता है कि उसे उसी का लेटर वापस मिला है, जिससे वह सभी महिलाओं को गुस्से में डांटता है और कहता है कि अगर आपको काम करना नहीं आता तो काम बंद कर दीजिए। फिर वह जनरल होल्ट से कंप्लेन करने के लिए चला जाता है। तभी मेजर एडम्स अपने सैनिकों से पूछती हैं कि हमें क्या दिक्कत आ रही है, जिससे लड़कियां बताती हैं कि कई सारे लेटर्स फटे हुए हैं और यहाँ काफी ठंड भी है, इसलिए ग्लव्स पहनकर काम करना पड़ता है। कई लेटर्स पर ठीक से नाम नहीं दिख रहा और कुछ लेटर चूहों ने कतर दिए हैं, इसलिए सभी महिलाएं मिलकर सबसे पहले इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के खत्म होने से सभी महिलाएं प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हुई हैं। तभी मेजर एडम्स को पता चलता है कि जनरल होल्ट का भेजा हुआ अफसर उनकी जासूसी करके उनके बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रहा था और फिर मेजर एडम्स उसे यहाँ से निकाल देती हैं। तभी उन्हें हमले होने का संकेत मिलता है, जिससे सभी महिलाएं अलर्ट होकर अपना बचाव करती हैं। अगले दिन लीना नोटिस करती है कि सैनिक अपने घर पर खत भेजते वक्त लेटर पर उस जगह के नक्शे का निशान बनाते हैं, ताकि उनके परिवार को पता चल सके कि वे दुनिया के किस कोने में हैं। इस जानकारी को लीना एडम्स को बताती है और इससे उनकी बहुत बड़ी समस्या सुलझ जाती है। फिर मेजर एडम्स के 2 ड्राइवर लेटर की डिलीवरी के लिए ट्रक लेकर जाती हैं। तभी एक जगह का रास्ता बंद होता है, जिससे दूसरे रास्ते में उनका ट्रक बॉम्ब वाले गड्ढे में फंस जाता है। ड्राइवर तुरंत ट्रक के पीछे से महिलाओं को नीचे उतार देती है। तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें ड्राइवर और को ड्राइवर की मौत हो जाती है। इधर पोस्टल ऑफिस में एक महिला सैनिक के हाथ में डेविड की चिट्ठी आती है, जिसे वे लीना को देती हैं। मेजर एडम्स हादसे की खबर अपने सैनिकों को बताती हैं और कहती हैं कि हमारी महिला सैनिकों का अंतिम संस्कार हमें खुद करना होगा। फिर वे कब्रिस्तान में दोनों महिला सैनिकों को दफनाती। तब एडम्स लीना को कहती हैं कि यहाँ पर कई सारे अमेरिकन सैनिकों को दफनाया गया है, तुम यहाँ देखकर पता लगा सकती हो कि डेविड को किस जगह दफनाया गया है। लीना कब्रिस्तान में देखती है और कुछ समय बाद उसे डेविड की कब्र मिल जाती है, जहाँ वह फूट फूट कर रोती है और यहाँ पर डेविड के खत को खोलकर पढ़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल होल्ट पोस्टल बटालियन के हेडक्वार्टर में आते हैं और मेजर एडम्स से कहते हैं कि खत पहुंचाने के काम से मैं खुश नहीं हूं और वह इंस्पेक्शन करने के लिए है। वह मेजर एडम्स की टीम के काम में कमियां निकालते हैं और जाते वक्त धमकी देते हैं कि अब तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी नहीं रहे और तुम्हारा यह सर्कस जल्द बंद होने वाला है। जनरल होल्ट मेजर एडम्स को कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से हटाकर यहाँ किसी गोरे को लाकर इस यूनिट को चलाऊंगा, जिससे मेजर एडम्स कहती हैं कि ऐसा सिर्फ तब होगा जब मेरी जान जाएगी। वह कहती हैं कि मेरी यूनिट की लड़कियां बेहद ठंड में दिन रात काम कर रही हैं, उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही और आप हमसे भेदभाव कर रहे हैं। यह सुनकर जनरल वहां से चले जाते हैं और फिर सभी लड़कियां मेजर एडम्स के लिए तालियां बजाती हैं। इधर जनरल होल्ट हेडक्वार्टर में फोन करके नए प्रेसिडेंट रूमेन से इस यूनिट को बंद करवाने के लिए सिफारिश करते हैं
हैं। साथ में यह भी बताते हैं कि मेजर एडम्स को उनकी गलती के लिए कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उसी वक्त बाहर से कुछ शोर आता है तो जनरल का अफसर देखता है कि सैनिकों को उनके खत मिलने लगे हैं और इससे सभी सैनिक बेहद खुश हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर यूनिट के पास उनके खत पहुंचने लगे हैं। दूसरी ओर सैनिकों के परिवार वालों को भी सैनिकों के खत मिलना शुरू हो जाते हैं और इससे सभी के मन में अलग ही खुशी आ जाती है। फिर अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर 6888 की बटालियन को सैल्यूट करके उनका सम्मान करते हैं और उनके काम के बारे में अखबारों में भी बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में 6888 की बटालियन यूरोप में एकमात्र अश्वेत महिला बटालियन थी जिन्होंने लगभग 1,70,00,000 खतों को 90 दिनों में ठीक से सही जगह पर पहुंचाया था। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस काम की सराहना की और उन्हें यही काम करने के लिए फ्रांस भेजा गया, जहां उन्होंने लाखों खतों को सही से अपनी जगह पर पहुंचाया। लेकिन तब उनके काम की कदर नहीं हुई। फिर सालों बाद अश्वेत महिला बटालियन को मेडल देकर सम्मान किया गया। कहानी के अंत में 6888 की बटालियन के रियल लोगों की फुटेज दिखाई जाती है और इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी समाप्त हो जाती है।